Good morning to all of you students. Today I am going to teach you third topic of the same chapter from economics. ठीक ना। अब ये इकोनॉमिक्स से आपका वही चैप्टर अभी चल रहा है, लेकिन तीसरा वाला इसमें टॉपिक आ गया, तीसरा वाला। ठीक ना। और सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी अब चैप्टर का नाम है, जानते ही हैं। ठीक, अब इसमें देखिए जो आपके सामने, इसको अच्छे से देखते चलो। क्वेश्चन जो होता है इसी से होता है और आप करते जाएंगे। ठीक ना। अब वो इसको देखते चला करिए, जहाँ बताते हैं उसको देखते रहा करिए, जहाँ ना समझ आए वीडियो पॉज करके बल्कि मीनिंग वगैरह लिख लिया करिए। देखिए इसमें प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी सेक्टर्स इन इंडिया, अर्थात भारत में देखिए इनका क्या रोल है तीनों का। प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी हमने पहले ही आपको समझा चुका हूँ। ठीक है, वो तो पहले हो चुका है। और अब ये देखिए प्राइमरी आप जानते ही हैं, सेकेंडरी आप जानते हैं, टर्सरी सेक्टर्स इसको भी जानते हैं। ठीक है ना। अगर जो नहीं देख रहे हैं, अगर आज पहली बार देख रहे हो तो पीछे का वीडियो देख करके समझ जाएंगे आप। ठीक है ना। वही बात डेली थोड़ी समझाते जाएंगे। तो ये हो गया। अब देखिए इसमें आप पॉइंट देखिए कि नाउ टर्शियरी सेक्टर इज बिकमिंग सो इम्पॉर्टेंट इन इंडिया। अब देखिए जो टर्शियरी सेक्टर है ये भारत में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता जा रहा है। टर्शरी सेक्टर जिसको सर्विस सेक्टर कहते हैं, है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता जा रहा है। क्यों होता जा रहा है इंपॉर्टेंट? बिकाज ऑफ पब्लिक फैसिलिटीज, डेवलपमेंट ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर्स। ठीक ना। अब देखिए ये जो पब्लिक फैसिलिटीज बढ़ रही है, नागरिकों की सुविधाएं, हाँ, और लोगों की जो सुविधाएं बढ़ रही हैं, सुविधा मतलब कि कई सुविधाएं होती हैं, जैसे वाटर की सुविधा होती है, हेल्थ की सुविधा होती है, और जितने भी संसाधन सब जो बढ़ते जा रहे हैं, सारी जो संसाधन, शिक्षा की जो सुविधा होती जा रही है, ये जो सुविधाएं बढ़ती जा रही हैं। डेवलपमेंट ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर, और प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर का विकास जो होता जा रहा है। ठीक है भाई, प्राइमरी सेकेंडरी का जब विकास ज़्यादा होगा तो टर्सरी भी विकास ज़्यादा होगा। इंटरडिपेंडेंट होती है ना, पहले भी मैं बता चुका हूँ आपको कि ये इंटरडिपेंडेंट होती हैं, एक दूसरे पर निर्भर होती हैं। अगर प्राइमरी नहीं चलेगा तो सेकेंडरी कहाँ चल पाएगा, सेकेंडरी नहीं चलेगा तो प्राइमरी नहीं चल पाएगा। भाई प्राइमरी में जो चीज़ें बनती हैं, जो चीज़ें प्रोड्यूस हो रही हैं, वो सेकेंडरी में जा कर के फाइनल गुड्स में जो है प्रोड्यूस किया जाता है उसको। ठीक है। तो प्राइमरी में जब एग्रीकल्चर वगैरह हो चाहे जो हो, अगर वहाँ पर अगर नहीं उत्पादन होगा तो सेकेंडरी सेक्टर कहाँ से उसको करेगी। ठीक, तो वो नहीं चल पाएगी। ठीक, और सेकेंडरी और प्राइमरी दोनों चलते हैं तो टर्सरी भी चलती है, वो हमने पहले ही आपको समझाया है, तो जानते ही हो। तो इनका विकास जब हो रहा है प्राइमरी सेकेंडरी का, इनके विकास की वजह से जो टर्सरी सेक्टर है वो भी ग्रो कर रही है, वो भी डेवलप कर रही है। ठीक है। राइज इन इनकम लेवल, और राइज हो रहा है इनकम लेवल लोगों का जो बढ़ रहा है। ठीक है। एंड सर्विस लाइक, और सर्विसेज बढ़ रहे हैं, जैसे इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, ये सब जो बढ़ रहे हैं इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के बढ़ने की वजह से भी प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी सब विकास कर रहा है। लेकिन इसमें ज़्यादा टर्सरी सेक्टर ज़्यादा पॉपुलर बनता जा रहा है, क्योंकि अब ये जो टेक्नोलॉजी बनाई जाती है ना, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये सब टर्सरी सेक्टर का ही फैक्टर है। ठीक, तो ये चीज़ होता है। तो यहाँ पे देखिए पहला आपका पॉइंट मिल गया, यहाँ पर पहला पॉइंट कि नाउ टर्सरी सेक्टर इज बिकमिंग सो इम्पॉर्टेंट इन इंडिया। आज इतना ज़्यादा, बहुत ज़्यादा ये इम्पॉर्टेंट बन रही है भारत में, बिकाज ऑफ पब्लिक फैसिलिटीज़ के कारण से, डेवलपमेंट ऑफ प्राइमरी सेकेंडरी सेक्टर्स के कारण से, राइज इन इनकम लेवल जो बढ़ा है उसके वजह से, एंड सर्विसेज, और जो सर्विसेज बढ़ रहे हैं जैसे इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, इन सब वजह से ये बढ़ता जा रहा है। कौन? सर्विस सेक्टर या टर्सरी सेक्टर। दूसरा पॉइंट, सर्विस सेक्टर इन इंडिया एम्प्लॉय डिफरेंट काइंड्स ऑफ पीपल। अब यहाँ देखिए सर्विस सेक्टर इन इंडिया, इंडिया में जो सर्विस सेक्टर है, अपने भारत देश में जो सर्विस सेक्टर है, अर्थात जो टर्सरी सेक्टर है, एम्प्लॉय डिफरेंट काइंड्स ऑफ पीपल। ठीक है। डिफरेंट काइंड्स ऑफ पीपल मतलब कि वहाँ पर ये उसका मतलब हुआ डिफरेंट काइंड्स ऑफ, अर्थात स्किल्ड और अनस्किल्ड। ठीक है। कुशल अकुशल, अर्थात जो पढ़े लिखे हैं, अच्छी टेक्नोलॉजी वाली पढ़ाई किए हुए हैं, टेक्निकल पढ़ाई किए हुए हैं, उन सबको भी रखती है। जो वेरी क्वालिफाइड हैं, हाँ, और हाई क्वालिफाइड हैं, उनको भी रख रहे हैं, और जो नहीं पढ़े लिखे हैं उनको भी, अर्थात मजदूर के रूप में उनको भी। ये हुआ मतलब सर्विस सेक्टर इन इंडिया एम्प्लॉय डिफरेंट काइंड्स ऑफ पीपल, बट नॉट ऑल द सर्विस सेक्टर इज
ग्रोविंग इक्वली वेल। लेकिन अब सर्विस सेक्टर में तो बहुत फील्ड है, सर्विस सेक्टर में तो सब है ना, जैसे एक कोई वर्कशॉप खुला हुआ है वो भी सर्विस सेक्टर है, कोई एक दुकान जो है शॉपकीपर होता है वो भी सर्विस सेक्टर में है, बार्बर जो होता है बाल वगैरह बनाता है वो भी सर्विस सेक्टर में है। अब सर्विस सेक्टर देखा जाए तो बहुत है, तो कुल मिला करके उसमें ये इसका कहने का मतलब है कि सर्विस सेक्टर में सारे जो सेक्टर हैं, सारे फील्ड वो एक समान जो है ग्रो नहीं कर रहे हैं। कहने का मतलब कि एक समान एक तरीके से एक ही समान, तो यहाँ लिखा है बट नॉट ऑल ऑफ द सर्विस सेक्टर इज ग्रोइंग इक्वली वेल, अर्थात एक समान अच्छी तरह सारे जितने हैं सब एक समान नहीं ग्रो कर रहे हैं, कम ज़्यादा ग्रो कर रहे हैं, लेकिन एवरेज कुल मिला करके सर्विस सेक्टर ग्रो कर रहा है पूरा मिला करके, है ना। अ लार्ज पार्ट ऑफ द सर्विस सेक्टर हैज कंपनीज, देखिए यहाँ क्या है, अ लार्ज पार्ट ऑफ द सर्विस सेक्टर का बहुत बड़ा जो हिस्सा है हैज कंपनीज विच आर नॉट प्रॉपरली ऑर्गेनाइज्ड। अब यहाँ देखिए कि ऐसी कंपनी जो कि ऑर्गेनाइज्ड नहीं है, एंड द एम्प्लॉयज हैव पुअर एम्प्लॉयमेंट कंडीशंस, और जो एम्प्लॉयज हैं इसमें एम्प्लॉय मतलब वर्कर जो इन सब में हैं वो क्या है पुअर कंडीशंस में है, ठीक है। पुअर मतलब कि यहाँ पर पूरा गरीब कंडीशन नहीं कहा जाएगा, पुअर कंडीशन मतलब बहुत ही बेकार स्थिति में है ना। ऐसी से जो कि वो है भी तो प्रॉपरली ऑर्गेनाइज्ड नहीं है, ठीक है, वो प्रॉपरली ऑर्गेनाइज्ड नहीं है। ऑर्गेनाइज्ड का मतलब ये होता है ना कि जो गवर्नमेंट से रजिस्टर्ड होते हैं और गवर्नमेंट के सारे नियम कानून को फॉलो करते हैं, उनको ऑर्गेनाइज्ड कहा जाता है, ठीक है, ये चीज़ होता है। उसके बाद देखिए एंड द एम्प्लॉयज पुअर कंडीशन, हाँ ये हो गया। तो कहने का मतलब ये है कि सर्विस सेक्टर में जितनी भी सर्विस सेक्टर हैं वो सब एक समान नहीं डेवलप कर रही है, कुछ ज़्यादा, कुछ ऐसे फील्ड हैं जो ज़्यादा डेवलप कर रहे हैं, कुछ ऐसे फील्ड हैं जो बहुत कम डेवलप कर रहे हैं, है ना। इस प्रकार सब एक समान नहीं कर रहे हैं कि सर्विस सेक्टर में जितने भी हैं फील्ड या जितने भी उसमें फैक्टर हैं सब एक समान ग्रो कर रहे हैं, एक समान ग्रो नहीं कर रहे हैं, ठीक है, कोई कम कोई ज़्यादा। कि औसत अगर मिलाया जाए देखा जाए तो एवरेज अगर जो है वो सब इसका ज़्यादा है, सर्विस सेक्टर का कंट्रीब्यूशन ज़्यादा है, ये ज़्यादा ये ग्रो कर रही है। उसके बाद फिर देखिए थर्ड पॉइंट इसमें है कि इन टर्म्स ऑफ जीडीपी। अब जीडीपी तो हम आपको बताए ही हैं, पहले ही बता चुका हूँ कि जीडीपी क्या होता है, हाँ वो तो इन टर्म्स ऑफ जीडीपी कंट्रीब्यूशन, in terms of GDP contribution a shift has taken place from primary to tertiary। अब यहाँ देखिए बात को समझिए कि इन टर्म्स ऑफ जीडीपी कंट्रीब्यूशन, अर्थात अगर जीडीपी कंट्रीब्यूशन देखा जाए, जीडीपी कंट्रीब्यूशन मतलब होता है कि जीडीपी में कंट्रीब्यूशन, ठीक है, जीडीपी में कंट्रीब्यूशन किसका, प्राइमरी का कंट्रीब्यूशन, सेकेंडरी का कंट्रीब्यूशन और टर्सरी का कंट्रीब्यूशन। अर्थात इसका ये कहने का मतलब हुआ कि इन टर्म्स ऑफ जीडीपी कंट्रीब्यूशन, अगर जीडीपी में कंट्रीब्यूशन मतलब देखा जाए, जीडीपी में कंट्रीब्यूशन मतलब योगदान, किसका ज़्यादा योगदान है, भाई अपने यहाँ एक्टिविटीज़ तो तीन ही है, प्राइमरी सेकेंडरी और टर्सरी। अब उसमें जीडीपी में किसका ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है, अर्थात योगदान किसका ज़्यादा है, ठीक है, तो ये यहाँ इसका मतलब हुआ। तो इन टर्म्स ऑफ जीडीपी कंट्रीब्यूशन a shift has taken place from primary to tertiary, अर्थात जो जीडीपी देखा जाए तो प्राइमरी का, पहले कभी प्राइमरी का होता था, बहुत अधिक जीडीपी होती थी भारत में, इंडिया में प्राइमरी का जीडीपी में सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन होता था, लेकिन ये शिफ्ट टेकन फ्रॉम प्राइमरी टू टर्सरी, अब ये प्राइमरी से टर्सरी में शिफ्ट हो गया, अर्थात प्राइमरी से टर्सरी में वो, अर्थात अब क्या हो गया, टर्सरी का जो है ज़्यादा कंट्रीब्यूशन होने लगा जीडीपी में। बट अ सिमिलर शिफ्ट हैज़ नॉट टेकन प्लेस इन टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, लेकिन एम्प्लॉयमेंट के मामले में एक समान शिफ्ट नहीं हुआ, अर्थात समान जो चेंजिंग है वो नहीं हुआ। कहने मतलब कि कंट्रीब्यूशन जीडीपी में तो चल हो गया, प्राइमरी से अधिक प्राइमरी चली गई, सीधे कंट्रीब्यूशन जीडीपी का कंट्रीब्यूशन जो प्राइमरी होता था वो शिफ्ट हो गया सेकेंड वो टर्सरी में, अर्थात टर्सरी कंट्रीब्यूशन बहुत अधिक बढ़ गया जीडीपी में, लेकिन वही सेम कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉयमेंट के मामले में नहीं हुआ। एम्प्लॉयमेंट के मामले में अगर देखा जाए तो अभी भी आज भी प्राइमरी सेक्टर ही सबसे ज़्यादा है, ये चीज़ नहीं होने पाया, ठीक वही बात यहाँ कहा गया है कि ये जो आपका है बट अ सिमिलर
शिफ्ट हैज़ नॉट टेकन प्लेस इन टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट के मामले में, रोजगार के मामले में एक समान जो है बदलाव नहीं हुआ, परिवर्तन नहीं हुआ। भाई प्राइमरी से सेकेंडरी में, सेकेंडरी का कंट्रीब्यूशन तो अधिक हो गया, बहुत अधिक हो गया जीडीपी में, लेकिन एम्प्लॉयमेंट नहीं बढ़ पाया कि प्राइमरी से ज़्यादा टर्शरी में चला हो जाए, ऐसा नहीं होने पाया, वो ऐसे ही रह गया। ठीक, यहाँ पे ये बात है, इसको ध्यान दीजिए। उसके बाद देखिए अगला नंबर, डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट इज अ सिचुएशन। अब यहाँ को डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट की बात आ गई, ये समझ भी लो इसको, ये डिफिनेशन भी यहाँ दिया गया है कि व्हाट इज, पूछा जा सकता है आपको क्वेश्चन कि व्हाट इज डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। अब यहाँ देखिए, डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट इज अ सिचुएशन। डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट अर्थात छिपी बेरोजगारी, इसको हिंदी में बोलते हैं। तो डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट इज अ सिचुएशन इन विच मोर देन रिक्वायर्ड पीपल आर एम्प्लॉयड। या इसमें अब इसी समझ लीजिए कि डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट इज अ सिचुएशन, एक ऐसी स्थिति होती है, छिपी बेरोजगारी हिंदी में, हिंदी छोड़ो, डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट इज अ सिचुएशन, एक सिचुएशन है इन विच मोर देन रिक्वायर्ड पीपल आर एम्प्लॉयड। या ये सीधा करो, या मोर पीपल आर एम्प्लॉयड देन रिक्वायर्ड, ठीक है, या रिक्वायरमेंट, ऐसा भी लिख सकते हो अपने हिसाब से। अपने लिखो, डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट इज अ सिचुएशन इन विच मोर पीपल आर इंगेज्ड देन रिक्वायर्ड, ऐसा भी कह दो। वो तो बात तो वही है ना, हम तो पहले ही बताते हैं ना कई बार, बस कॉन्सेप्ट रखो। अब ऐसे क्वेश्चन छोटे से ये क्वेश्चन बन जाते हैं 1 मार्क्स में कि व्हाट डू यू मीन बाय डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। और ये जो डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट होती है ना, ये मोस्टली कहाँ पर फाउंड होती है, कहाँ पाई जाती है? हाँ, तो डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट इज मोस्टली फाउंड इन एग्रीकल्चर सेक्टर। ये एग्रीकल्चर में पाई जाती है। जैसे अभी कोई काम कहीं हो रहा है तो क्या होता है कि लोग वहाँ पर जैसे 5 व्यक्तियों का काम है, 5 लोगों का काम है, 5 से ज़्यादा जैसे मालूम पड़ा तो 10-12 लोग लगे हुए हैं, ठीक है। तो ये होता है कि डिसगाइज्ड, अब वो उनको जितना करने की जो क्षमता होती है ना, उतना नहीं करते हैं, तब तो काम समाप्त हो जाता है, बहुत जल्दी ही करके समाप्त कर देते हैं। और बड़े वो आराम से काम को करते हैं, धीरे धीरे बड़े आराम से लगे होते हैं। जहाँ आदमी 2 आदमी काम है, वहाँ मालूम पड़ा 7 आदमी लगे हुए हैं, 5 एक्स्ट्रा हैं, तब उसको बड़े आराम से धीरे धीरे करते रहते हैं। अपनी क्षमता जितनी होती है उस क्षमता के हिसाब से काम नहीं करते। और जो जितनी क्षमता नहीं होती है ना, नहीं करते हैं, तो उसको जो है क्या करते हैं कि अब अगर ये चीज़ नहीं है तो उसको क्या बोलेंगे, अंडर अनएम्प्लॉयमेंट बोलते हैं, अंडर एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। अंडर एम्प्लॉयमेंट भी कहा जाता है। ये क्या है जानते हो? अंडर एम्प्लॉयमेंट मतलब, अंडर एम्प्लॉयमेंट वही चीज़ है कि आपको की क्षमता से अधिक जो नहीं कर पाता, जितनी क्षमता है उतना वो काम नहीं करने को मिलता है, उतना करते नहीं है, ठीक है, ये चीज़ होता है। तो उतना जितनी क्षमता होती है, क्षमता से कहीं वो कम काम करते हैं, ठीक, ये चीज़ होता है। जब इसको ऐसे भी आप बता सकते हो अपने लैंग्वेज चाहो तो, कि पीपल आर वर्किंग लेस देन व्हाट दे आर कैपेबल ऑफ डूइंग। या ये करो, या तो अगर नहीं समझ आता सीधे, बहुत सीधे वर्ड में लिखो, इट इज अ सिचुएशन वेयर पीपल आर वर्किंग बट ऑल ऑफ देम आर मेड टू वर्क लेस देन दियर पोटेंशियल या दियर कैपेसिटी, ठीक ना, अपनी कैपेसिटी से वो कम काम करते हैं। तो ऐसा सीधा लिखो ना, इट इज अ सिचुएशन वेयर पीपल आर वर्किंग बट ऑल ऑफ देम आर वर्क या आर वर्किंग लेस देन दियर कैपेसिटी। सीधी सीधी बात हो गई। मतलब अपने ही लैंग्वेज को समझ लो कि ये जो होता है ये डिसगाइज्ड में अनएम्प्लॉयमेंट में ही अंडर एम्प्लॉयड कहा जाता है, उसको अंडर अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक, ये चीज़ होता है। उसको ये भी ये कहेंगे अंडर एम्प्लॉयमेंट। यही अंडर एम्प्लॉयमेंट है कि अगर एक सिचुएशन है जिसमें लोग अपनी कैपेसिटी से कम काम करते हैं, उनकी जितनी कैपेसिटी होती है ना उससे कहीं वो बहुत कम काम करते हैं, ठीक। ये इसमें घटित होता है, कहाँ पर होता है ये? डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट में। और डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादातर मोस्टली कहाँ पाया जाता है? एग्रीकल्चर सेक्टर में। ये सब जानते रहिए आप। तो ठीक, एक सिचुएशन को समझते चलिए। अब इसके बाद देखिए आगे क्या है। आगे यहाँ पर है कि अगला पॉइंट इसमें कि देयर इज प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट एंड अंडर एम्प्लॉयमेंट इन इंडिया। देखो, अनएम्प्लॉयमेंट अंडर एम्प्लॉयमेंट वर्ड भी आ गया। अंडर एम्प्लॉयमेंट हमने आपको भी समझा ही दिया कि कैपेसिटी से कम काम करते हैं, ठीक ना, ये चीज़ होता है।
तो यहाँ देखिए देयर इज ए प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। भाई अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम तो बहुत ज़्यादा है ही आज भारत में, इंडिया में। अनएम्प्लॉयमेंट जिसको बेरोजगारी कहते हैं, इसकी अर्थात बेरोजगारी मतलब समझ, अनएम्प्लॉयमेंट को समझते हो कि जो लोग काम नहीं पाते हैं, फिर काम नहीं पा रहे हैं और परेशान है काम करने के लिए, ठीक, तो वो अनएम्प्लॉयमेंट की हो जाती है स्थिति। तो अच्छा, इसी चीज़ को आप जो है कैसे दिखाएंगे, अपने ही लैंग्वेज में उसको कैसे दिखाएंगे। अगर मान लो पूछ ही लिया, यही क्वेश्चन आ गया कि व्हाट डू यू मीन बाय अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक ना, अगर यही क्वेश्चन आ गया कि व्हाट डू यू मीन बाय अनएम्प्लॉयमेंट, तो कैसे दिखाएंगे, तो उसमें ये दिखाएंगे आप सीधे कि ये भी एक सिचुएशन है कि वेरी बैड सिचुएशन, ठीक है। इसमें ये दिखा दिया सीधा आपने कि इट इज़ वेरी वेरी बैड सिचुएशन इन विच पीपल आर विलिंग टू डू वर्क बट, ठीक है, टू डू विलिंग टू डू वर्क बट दे आर अनएबल टू फाइंड द जॉब, ठीक है। इसी सिचुएशन को क्या अपने लैंग्वेज में लिखो सीधे से, ये सब बहुत ईजी है, केवल अपने लैंग्वेज में लिखने की कोशिश करो, कंसेप्ट हम बताते जाते हैं आपको, ठीक है। तो इसमें क्या अनएम्प्लॉयमेंट में क्या होता है, बेरोजगारी, हिंदी में बोलते हैं बेरोजगारी इसको बोलते हैं। तो इसका मतलब अगर पूछ लिया कि व्हाट डू यू मीन बाय अनएम्प्लॉयमेंट, ऐसे क्वेश्चन बन जाता है 1 मार्क में, ठीक है। अनएम्प्लॉयमेंट आप जानते रहो कि कंसेप्ट जानते रहो कि इट इज़ वेरी बैड सिचुएशन, वेरी क्रिटिकल सिचुएशन इन विच पीपल आर विलिंग टू डू वर्क, ठीक है, वो काम करना चाहते हैं बट दे आर अनएबल टू फाइंड द जॉब। सीधी सी बात है कि वो जो है जॉब नहीं पा सकते हैं, ठीक है, उनको नहीं मिलता है, इसी का अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। तो देयर इज प्रॉब्लम ऑफ, यहाँ पॉइंट पर अब आई है कि देयर इज प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट एंड अंडर एम्प्लॉयमेंट इन इंडिया। अंडर एम्प्लॉयमेंट तो हमें बता ही दिया, ये भी एक सिचुएशन है, ठीक है। तो ये दुख समस्या, इसकी समस्या है, ठीक है, समस्या चल ही रहा है, अंडर एम्प्लॉयमेंट की भी समस्या चल रहा है भाई। इसलिए चल रहा है कि लोग अब क्या करें, मजबूरी में काम कर रहे हैं, जहाँ 2-3 लोगों का काम है वहाँ 1-2 लोग और आगे जुड़ गए हैं, अपना उसी में लगे हुए हैं, ठीक, ये समस्या ही है ना, उनको दूसरा काम दिया जाए। तो अगला इसमें आगे पॉइंट है कि द गवर्नमेंट कैन डू अ लॉट टू क्रिएट मोर एम्प्लॉयमेंट इन द कंट्री, अर्थात देश में सरकार बहुत कुछ कर सकती है, क्रिएट कर सकती है एम्प्लॉयमेंट के लिए, ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट के लिए, देश में बहुत अधिक एम्प्लॉयमेंट के लिए बहुत कुछ सरकार कर सकती है। अब इसमें सरकार क्या क्या कर सकती है, अगर अगर ये बात आ गया कि सरकार क्या कर सकती है, मान लीजिए क्वेश्चन ही आपको बन जाए ऐसा कि सजेस्ट एनी वे टू सॉल्व अंडर एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन इन रूरल एरियाज इन इंडिया, ठीक है। अब ये वही बात तो आया ना कि अंडर एम्प्लॉयमेंट को सॉल्व करने के लिए क्या क्या तरीका ला सकती है, ठीक। अब ये जो है क्या क्या कर सकती है कि गवर्नमेंट क्या क्या कर सकती है, इसको थोड़ा ध्यान दीजिए कि गवर्नमेंट क्या कर सकती है। भाई गवर्नमेंट एक तो पहली बात तो ये करना चाहिए गवर्नमेंट को, क्या पहला पॉइंट मैं बता देता हूँ आपको कि उसको प्रमोट एंड लोकेट इंडस्ट्रीज, ठीक है, इंडस्ट्रीज सेटअप कर दे वो, ठीक है, इंडस्ट्री सेटअप कर दे। अब दूसरा नंबर क्या कर सकती है, क्रेडिट फैसिलिटी, क्रेडिबल लोन देने की सुविधा, कि उसको ऐसा ढंग से दिया जाए ताकि लोग अपना लेकर के काम अपना खुद का सेटअप कर सकें, खुद का रोजगार चला सके, क्रेडिट फैसिलिटीज सेटअप करे वो, अर्थात, ठीक है। दूसरा पॉइंट ये कर सकती है, लिख सकते हैं आप क्या, हाँ, कि सेटअप क्रेडिट फैसिलिटी, ये हो सकता है। और क्या हो सकता है, और इसको ख़त्म करने के लिए क्या किया जा सकता, जो भूमि ऐसे ही पड़े हुए हैं तमाम, सरकार चाहे क्या करते, कंस्ट्रक्शन ऑफ कैनाल्स, रोड्स, ठीक है, कैनाल्स रोड्स कंस्ट्रक्शन करा सकती है गवर्नमेंट, कैनाल्स बना सकती है सरकार। उससे क्या होगा, सिंचाई की सुविधा हो जाएगी, जो ज़मीन ऐसे पड़े है उसमें प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाएगा, ये कर सकती है, ठीक ना। इससे ये काम होगा। और बैंक सर्विसेज को सेटअप करें। अब आप सोचिए बैंक सर्विस से क्या होगा, बैंक में भी कुछ लोग लग भी जाएंगे, रोजगार भी मिल जाएगा एम्प्लॉयमेंट भी, और उसके साथ साथ लोग अपना जो है वो क्रेडिट फैसिलिटीज़ किसके माध्यम से मिलेगी, बैंक के माध्यम से मिलेगी, तो उससे वो आसानी सुविधा उनको हो जाएगा, उससे ले सकेंगे, तो विकास इससे हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से यही सब चीज़ें हैं। तो गवर्नमेंट ये सब कर सकती है, खर्चा कर सकती है, डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब वो इंफ्रास्ट्रक्चर ये सब हैं, ठीक है, इस पर कर सकती है, ये ध्यान दीजिए। तो अब इतनी बातें हो गई आपका। अब इसमें देखिए, अच्छा अभी जैसे क्वेश्चन बना है कि डिस्गाइज्ड
अनएम्प्लॉयमेंट हमने बताया ही आपको, ठीक, कि ये क्या चीज़ होती है, डिस्कस अनएम्प्लॉयमेंट क्या होती है। जीडीपी आप जानते ही हो, जीडीपी। अब इस पे जो क्वेश्चन बनते हैं उसको कुछ आप अपने हिसाब से कुछ लिखिए, कुछ कोशिश करिए, ठीक है, अपने हिसाब से लिखने की, कि किस तरह से लिखा जाए, इसको कैसे हम लिख सकते हैं, अपना कुछ क्रिएट करिए, अपने माइंड को थोड़ा क्रिएटिव बनाइए, ठीक है ना। तो इस तरह से ये होना चाहिए। अभी इतने पॉइंट हो गए हैं, अब से हम आपको कुछ क्वेश्चन दे देंगे, क्वेश्चन को आप करिए, कुछ जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन देते हो वो भी करिए आप, ठीक ना। तो चलिए ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।